गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। लाइव चल रहा है। चलो, तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो जो पार्ट चल रहा था हमारा क्लास 12th का चैप्टर 5 था, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। ठीक है, उस पर हम देख रहे थे। तो हमने क्या किया है, आज का जो सेशन है बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया है। आप इसको ज़रूर देखें, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है ये आज के लिए, और बोर्ड के लिए भी है, वो नीट के लिए भी है। यहाँ से क्या है, क्वेश्चन जो है वो हर वर्ष बनते रहे हैं और बनते रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप बने रहे हमारे साथ आखिरी तक। तो हम प्रत्येक सेशन के साथ आपके लिए कुछ नया ही लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज के अपने सेशन की। तो सबसे पहले जो है वो हैगा विषम युग्मनजी व सम युग्मनजी जो होते हैं, यानी कि जो होमोजाइगस होते हैं और हेटेरोजाइगस होते हैं, उनमें क्या करना है, हमको अंतर करना है। यानी डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस इंडिसेबल या फिर कैंडिडेशन। ठीक है, इनमें क्या करना है, बिटवीन, इसमें क्या करना है, डिफरेंस करना है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, होमोजाइगस और जो हेटेरोजाइगस होते हैं इनमें करना है अंतर। तो इनमें क्या अंतर होता है वो हम देखेंगे अब। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। बहुत लेटेस्ट सेशन है, इसमें आखिर तक आप बने रहें हमारे साथ। ठीक है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बोर्ड में भी बनते हैं और नीट में भी बनते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अधिक से अधिक लोगों को वीडियो को शुरू करते ही शेयर कर दिया करें आप, और लाइक कर दिया करें। क्लास 11th का जो वीडियो कह रहे हैं, हाँ, तो हमने उसके बारे में किया था। उस पर क्या है, जो वो कम व्यूज़ मिल रहे हैं, जिस कारण से हमने उसको बंद कर दिया है सेशन। अगर आप चाहते हैं तो शेयर कीजिए उस वीडियो को, और हम दोबारा इसका सेशन जो है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हाँ, आप उसको शेयर कीजिए। ठीक है, तो अब ये तो हो गई बातें आज की। तो अब हम किसी का भी चैट सेक्शन नहीं देखेंगे, अब हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। हाँ, आपसे कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। समयुग्मनजी व विषमयुग्मनजी में क्या लिखना है, मन को अंतर लिखना है। तो यह किसी विशेषक में, अब जो समयुग्मनजी है सबसे पहले उसको देखेंगे और विषमयुग्मनजी को देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत कर दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या हैगा, होमोजाइगस हैंगे और हेटेरोजाइगस हैंगे, इनको देखना है। तो जो होमोजाइगस हैगा यह किसी विशेषक यानी ट्रेड जो होता है के लिए शुद्ध होते हैं। समयुग्मनज क्या होती हैं, शुद्ध होती हैं, यानी कि वो क्या होती हैं, एक शुद्ध होते हैं, उसमें दो नहीं एक ही होता है, वो मतलब प्योर होते हैं एक। ठीक है, और अब आ जाते हैं हम विषम युग्मनज किसी विशेषक के लिए शुद्ध नहीं होते हैं, अर्थात वह संकर होते हैं, यानी उसमें दो होते हैं, संकर होता है, उसमें दो जीवों के उसमें गुण होते हैं, वो संकर होता है, वो शुद्ध नहीं होता है, वो प्योर नहीं होता है विषम युग्मनज। ठीक है, अब आता है इसके एलील समान होते हैं। इसके एलील कैसे होते हैं, समान, यानी कि कैपिटल टी हो गया और स्मॉल टी हो गए, ये कैसे हो गए, समान हो गए। तो जो समयुग्मनजी होता है, समयुग्मनजी होता है, समयुग्मनजी के जो क्या बोलते हैं युग्मक होते हैं वो समान होते हैं। जैसे कैपिटल टी हो गया, कैपिटल टी, ये दोनों कैसे हैं, समान हैं। तो समयुग्मनजी के कैसे होते हैं, समान होते हैं। या फिर वो क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं स्मॉल टी, ये क्या है, समान हैं। और हेटेरोजाइगस में क्या होता है, यानी कि जो विषम युग्मनजी होता है,
ये हो गया विषम युग्मनजी। अब विषम युग्मनजी जो होता है उसमें क्या होता है, इसमें एक कैपिटल टी हो गया, एक स्मॉल टी। ये कैसे हैं, हेटेरोजाइगस हैं ये, ठीक है। ये होता है इनमें, यानी कि इसमें एक जो पौधे हैं उस किसके लक्षण होंगे, यानी एक इसमें टॉल पौधे के लक्षण होंगे और एक इसमें बौने पौधे होता है। एक होता है इसमें बड़ा वाला पौधा, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, बड़ा, हाँ इसको बड़ा ही बोलते हैं। एक बड़ा होगा और एक बौना होगा। इसमें दो जो हैं वो कैरेक्टर्स के इसमें गुण होंगे, ठीक है। इसमें दो कैरेक्टर्स के क्या होंगे, इसमें गुण होंगे। इसमें एक कैरेक्टर के गुण नहीं होंगे। इसमें कितने कैरेक्टर के गुण होंगे, इसमें दो कैरेक्टर के गुण होंगे, ठीक है। आप ये देख लीजिए, इसमें दो कैरेक्टर के गुण होंगे, एक होगा बड़े वाला, एक होगा छोटा वाला यानी बौना वाला। तो इसमें दो, और सामयुग्मक में क्या होते हैं, एक ही कैरेक्टर होता है उसमें और एक ही लक्षण होता है। क्या होता है उसमें, एक कैरेक्टर मतलब क्या होता है उसमें, ये होता है कि एक बौना पौधा है और दूसरा भी जो इसका पहला एलील है वो भी बौने पौधे का है और दूसरा एलील है वो भी कैसे है, बौने पौधे का है। लेकिन विषम युग्मकी में दोनों एलील कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। यानी कि एक हो गया वो बौने पौधे का है और दूसरा जो है वो किसका है, वो टॉल पौधे का है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं, अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या आएगा इसमें क्या आएगा, इसमें एलील असमान होती हैं, हमने अभी बता दिया है। अच्छा रिजल्ट चल रहा है, चल कोई नहीं, रुक जाइए, देख लीजिए। इसमें क्या होता है, एक होता है टॉल पौधा, एक क्या होता है, एक होता है टॉल और एक होता है बौना। हमने बता दिया अभी विषम युग्मनजी में यही होता है, ठीक है। तो इसमें प्रभावी व अप्रभावी दोनों प्रकार के एलील पाए जाते हैं। इसमें प्रभावी भी होता है और अप्रभावी, दोनों प्रकार के जो एलील हैं वो इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। यह केवल एक प्रकार की युग्मक बनाती हैं। कितने प्रकार की बनाती हैं, यह केवल एक ही प्रकार का जो युग्मक है वो बनाते हैं। और इनमें क्या होता है, एक जीन में वंशागति में दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। किस प्रकार के, दो प्रकार के, अभी हमने देख लिया है। इसमें स्वपरागण होने पर केवल स्वयुग्मनजी जीव बनते हैं। कैसे बनते हैं, स्वयुग्मनजी। और परागण होने पर प्रभावी समयुग्मनजी कैपिटल टी टी होती हैं। प्रभावी संकर होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, और अप्रभावी होते हैं वो होते हैं बौने वाले जो होते हैं स्मॉल टी टी होते हैं, ठीक है। ये इसका क्या है, एक कैरेक्टर है। अब आता है अतिरिक्त ओज यानी प्राय अनुपस्थित होती है और विषम युग्म जीवों में संकर ओज पाया जाता है। जो विषम ओज उसमें क्या होता है, संकरण से बनते हैं, तो उसमें क्या होता है, संकर जो ओज होता है वो पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया पहला स्लाइड कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, शुरू वाला, और ये तो बहुत ही ज्यादा मोस्ट आईएमपी है, ये मोस्ट आईएमपी है, ये बनता है बोर्ड में। तो पहला हैगा डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, यानी जो जीनोटाइप और फिनोटाइप होते हैं उनमें क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो जीनोटाइप में और फिनोटाइप में अंतर देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम जीनोटाइप, किसी जीव का आनुवांशिक संगठन जीनोटाइप कहलाता है। उसके जो आनुवांशिक संगठन होता है, यानी कि जो उसके डीएनए के अंदर जो जीन इकाई होती है ना, जो आनुवांशिक वाहक होते हैं जीन, वह जीन का जो टाइप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। जीनोटिपिक होता है मतलब वो वह गुण होता है जो कभी बदला नहीं जा सकता। और लेकिन ये इस पर कोई प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वातावरण से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गर्मी हो या सर्दी हो ये एक ही जैसा रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। वो क्या होता है, जीन होता है। तो इसी का जो टाइप होता है जीनोटिपिक होता है, ठीक है, जीनोटिपिक होता है। अब हम आ जाते हैं किस पर, फिनोटिपिक पर। तो फिनोटिपिक में क्या होता है, यह जीवों को प्रेक्षणीय अभिव्यक्ति होती है। कैसी अभिव्यक्ति होती है, प्रेक्षणीय, यानी हम उसको देखकर बताते हैं कि ये जीव ऐसा है, या किसी मनुष्य को बताते हैं ये मनुष्य काला है, ये मनुष्य सांवला है, ये गोरा है। ऐसे हम किसे को बताते हैं, मनुष्य को देखकर हम उसका जो
ऊपर ही जो बनावट होती है शारीरिक, उसको देखकर बता सकते हैं। तो वो क्या होती हैं उसके, वो होती हैं फिनोटाइप। इसको हिंदी में फिनोटाइप को, अच्छा, इसको बोलते हैं लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप बोलते हैं, और इसको शायद जीन प्रारूप भी बोलते हैं। ठीक है, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप बोलते हैं इनको। हाँ, वो आप अपनी एनसीईआरटी से देख लें, वैसे यही बोलते हैं। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं हम किस पर, किसी जीव के पूरे जीवन काल में जीनोटाइप समान रहता है, ये बता चुके हैं। मतलब उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है किसी का भी, उसकी जन्म से लेकर शिशु अवस्था से लेकर एक जीव में उसकी वृद्ध अवस्था के बाद मरणोपरांत तक भी जीन एक ही प्रकार का होता है। जीन में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता। जीन कैसा होता है, एक ही होता है जीन, जीन में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन फिनोटाइप में क्या होता है, प्रकृति का प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, वातावरण का इसमें प्रभाव पड़ता है। यदि गर्मी में जाएंगे तो उसमें अलग कंडीशन बनेगी, तो वो उस हिसाब से अनुकूलित हो जाता है जीव, और सर्दी के मौसम में सर्दी के हिसाब से अनुकूलित हो जाता है जीव। ठीक है, वो क्या होते हैं, उसके लक्षण होते हैं। इसमें देखेंगे हम फिनोटाइप यानी समय व पर्यावरण के साथ बदलता सकता है। जैसे कि शिशु, किशोर, युवा व वृद्ध, ये क्या हो गए, उसके फिनोटाइप हो गए। यानी वह पहले शिशु था तो वो अलग आकार का था, अलग आकृति का था, अलग रंग का था, लेकिन अब वो क्या हो गया, किशोर हो गया, तब उसमें अलग कंडीशन हो गई, युवा में अलग कंडीशन, और वृद्ध अवस्था में वो जीर्ण हो जाता है, उसकी शरीर पर झुर्रियां आ गई, वो क्या होते हैं, अलग कंडीशन हो जाती हैं। वो क्या होता है, उसका जो आकार है, लक्षण है, वो बदलते रहते हैं, उसे लक्षण प्रारूप बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। यानी फिन उसके शारीरिक संरचना जो होती है उसे फिनोटाइप बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम किसको, तीसरा हैगा जीनोटाइप। यानी फिनोटाइप द्वारा, जो जीनोटाइप है वो फिनोटाइप द्वारा क्या होती है, प्रभावित नहीं होता है। जो जीनोटाइप होता है वो फिनोटाइप से किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता। यानी फिनोटाइप अर्थात वही बोले हैं कि वातावरण से जो जीन है वो किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा, सर्दी मौसम, कोई सा मौसम हो, किसी प्रकार से वो प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया वो। तो क्या होता है, जो जीनोटाइप होता है वो फिनोटाइप से प्रभावित नहीं होता है, लेकिन जो फिनोटाइप जो फिनोटाइप होता है वो जीनोटाइप से अवश्य प्रभावित होता है। देखें तो क्या है, जीनोटाइप द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर ही फिनोटाइप अभिव्यक्त होते हैं, ये इससे क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, अब जो चौथा आ जाता है वो क्या होता है कि समान जीनोटाइप के जीव किसी दिए समय या पर्यावरण समान फिनोटाइप प्रदर्शित करते हैं। यानी जो समान जीनोटाइप्स के जीव होती हैं वो किसी दिए गए समय या पर्यावरण में समान फिनोटाइप को प्रदर्शित करती हैं। उनका समान जीन है तो वो समान फिनोटाइप को भी प्रदर्शित करेंगे। अब आ जाता है, समान फिनोटाइप वाले जीनों का जीनोटाइप भिन्न होता है। यदि किसी का रंग सांवला है तब उसके जो जितने भी जीव सांवले होंगे उनका जीनोटाइप समान नहीं होगा, उनको जीनोटाइप तो कैसा होगा, अलग अलग ही होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं ये वाला, नहीं 5 बार है क्या, चलो ठीक है। तो क्या है, जीनोटाइप का प्रत्यक्ष अध्ययन नहीं किया जा सकता, जीनोटाइप को प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता, इसे पूर्वजों या संततियों व क्रॉस के अध्ययन द्वारा देखा जा सकता है। इसके क्या होती हैं, इसके फॉर्मूलों को निकाल कर देख सकता है, या फिर इसको बोलें इसके डीएनए, जो डीएनए होता है वो भी जीनोटाइप ही होता है, उसको हम उसका क्या है विश्लेषण करके इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, और इसको जो है आंखों से, प्रत्यक्ष आंखों से जीनोटाइप में कोई ऐसा दिखाई नहीं देता कि ये ऐसा होता है, ऐसा इसमें कुछ नहीं दिखाई देता। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पर, फिनोटाइप पर। तो क्या होता है, फिनोटाइप को प्रत्यक्ष लक्षणों में जाना जा सकता है। ठीक है, इसको देखा सकता है, यानी कि ये काला है, ये गोरा है, ये सब उसमें समझ सकता है। ठीक है, अब आ जाता है चौथा आएगा, वो क्या आएगा कि भिन्न जीनोटाइप वाले जीवों का जो फिनोटाइप होता है वो एक सा हो सकता है। जैसे ठीक है, ये तो आप, हाँ, सामान्यतः भिन्न फिनोटाइप वाले जीवों का जो जीनोटाइप होता है वो अलग अलग हो सकता है। अच्छा, हमारा लोग हट गया है, लेकिन रुक जाइए, अभी देखते हैं हम उसको। तो हाँ, क्लियर हो गया है।
चलते आगे। हमने सही कर लिया है, कहाँ तक पहुँच चुके थे, फिर हट गया है। चलो ले आए हैं हम उसे दोबारा से। तो हमने यहाँ तक कर लिया था, अब हम आगे चलते हैं। चलो हो गया है सही। अब ये देखना है परीक्षार्थ संकरण क्या है। जो परीक्षार्थ संकरण होता है वो क्या है, जिसे हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस होता है सी। टेस्ट क्रॉस क्या होता है वो देखना है हमें। तो क्या होता है, F2 के लंबे पौधों में से 1/3 शुद्ध लंबे व 2/3 संकर लंबे होते हैं। यानी 1/3 जो होते हैं वो शुद्ध लंबे होते हैं, यानी उसमें किसी प्रकार का संकर नहीं होता है, और 2/3 जो होते हैं वो संकर लंबे होते हैं, लेकिन दोनों लंबे ही होते हैं, देखन है। लेकिन इनको बाहर से देखने पर अर्थात इनके फिनोटाइप से इनके जीनोटाइप की जानकारी नहीं मिलती है। और परीक्षण संकरण किसी अज्ञात, जो परीक्षण संकरण होता है वो किसी अज्ञात जीनोटाइप तथा प्रभावी फेनोटाइप वाले जीव का प्रभावी जीनोटाइप वाले जीव से संकरण है, जिसके किसी उसका जीनोटाइप ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, ये हैगा मतलब क्या हैगा कि परीक्षण संकरण में क्या होता है, अज्ञात जीनोटाइप जो होता है, क्या होता है, अज्ञात जीनोटाइप वो प्रभावी फिनोटाइप वाले जो जीव हैगा उसके जीनोटाइप से संकरण होता है, प्रभावी जीनोटाइप से। ठीक है, मतलब ये हैगा कि कोई अज्ञात जीनोटाइप है, उसका जो संकरण कराएंगे वो किसी प्रभावी फिनोटाइप वाले ज्ञात, लेकिन ये ज्ञात होना चाहिए कि वो प्रभावी है, प्रभावी फिनोटाइप के साथ। आप अज्ञात जीनोटाइप का प्रभावी फिनोटाइप के साथ जो संकरण होता है, अज्ञात जीनोटाइप का प्रभावी फिनोटाइप यानी कि ज्ञात फिनोटाइप, और या फिर प्रभावी अज्ञात जीनोटाइप का प्रभावी फिनोटाइप के साथ संकरण होता है या क्रॉस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। किसके साथ होता है, अज्ञात फिनोटाइप का, अज्ञात जीनोटाइप का। इसमें जीनोटाइप जो होता है वो अज्ञात होता है, उसका कराया जाते हैं किसी ज्ञात, जो ज्ञात होता है और वो प्रभावी होता है, उस फिनोटाइप के साथ कराते हैं। तो क्या प्राप्त होता है हमें, जो संकरण प्राप्त होता है वो होता है परीक्षार्थ संकरण। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे ये हैगा उसका जो हैगा, अब इसमें क्या हैगा, ये हमने लिया शुद्ध प्रभावी लिया, इसमें हमने लिया शुद्ध प्रभावी लिया ये, और ये शुद्ध अप्रभावी यानी स्मॉल टी हैं, ये क्या है, शुद्ध अप्रभावी हैं। ये शुद्ध प्रभावी लिया कैपिटल टी, अप्रभावी लिया स्मॉल टी, ये अप्रभावी। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, इनके एक एक युग्म जो अलील हैं उनको अलग कर लिया हमने, टी स्मॉल टी। अब इनका कराते हैं हम क्रॉस। सबसे पहले क्रॉस कराते हैं, तो इसको क्रॉस करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि यहाँ पर आप ऐसी लाइनें खींचें। अब इसको आप मिलाएं यहाँ पर, और इसको आप मिलाएं यहाँ पर, इसको मिलाएं यहाँ पर, इसको मिलाएं यहाँ पर, ये क्या होगा, क्रॉस करने का वो होता है तरीका। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे, इसको डायग्राम बनाने तरीका होता है वो। लेकिन अब क्या आएगा, हमने एक लिया टी और एक लिया हमने स्मॉल टी, यानी क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक लिया कैपिटल टी, दूसरा लिया स्मॉल टी, क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कैसे हैं, सभी प्रभावी हैं। ठीक है, इसमें क्या लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सभी के सभी कैसे हैं, प्रभावी हैं। ये अब यहाँ आ जाते हैं, संकर में क्या होता है, संकर में क्या होती है, हम विषम युग्मनजी लेते हैं। क्या लेते हैं, विषम युग्मनजी लेते हैं। और जो शुद्ध होते हैं उसमें हम दोनों समयुग्मक ही लेते हैं। विषम युग्मक किस में लेंगे, संकर में। तो एक लिया कैपिटल टी, एक लिया स्मॉल टी। अब यहाँ लिखा कैपिटल टी, यहाँ लिखा कैपिटल टी, यहाँ लिखा स्मॉल टी। क्या लिया, यहाँ लिया कैपिटल टी, यहाँ लिया स्मॉल टी। देख नहीं रहा है, ये देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब कैपिटल टी
ठीक है। एक तो इसमें संकर होता है वो विषम युग्मक क्यों होता है, लेकिन जो ओज अप्रभावी होता है वो दोनों क्या होती हैं, स्मॉल टी होती हैं, क्योंकि वो अप्रभावी हैं। हमने यही कहा था, जो है वो प्रभावी का हम किसके साथ करते हैं, सॉरी उसमें शायद गलत लिखा है, वहाँ प्रभावी लिखा है, अप्रभावी नहीं है, वो अप्रभावी के साथ करती हैं। उसका किस साथ करती हैं वो हमने गलत ले लिया किस कारण से, वो क्या आएगा, वो अप्रभावी के साथ इसे क्रॉस किया जाता है टेस्ट क्रॉस में। यहाँ पर आप सुधार लीजिए, ये मिस्टेक है इसमें, ये प्रभावी नहीं है, ये अप्रभावी है। ठीक है, तो इसमें अप्रभावी के साथ इसमें करते हैं, तब इसमें क्या बनता है, अब इसमें क्या होता है, जो अप्रभावी के साथ हमने संकरण किया तो इससे 50% जो होते हैं वो बनते हैं प्रभावी और 50% बनते हैं अप्रभावी, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी टी, ये कैसे बनते हैं, ये होते हैं अप्रभावी। ठीक है, तो ये इसका होता है पूरा डायग्राम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी, लाइव हैं इसके वजह से हम जल्दी करेंगे। अब आ जाता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में क्या होता है, किसी संकर का किसी भी एक जनक के साथ कराया गया क्रॉस, यानी कोई जो संकर है उसका एक जनक के साथ क्रॉस कराएंगे, संकर का कराएंगे किसके साथ, जनक के साथ क्रॉस, तब उसको हम क्या कहेंगे, बैक क्रॉस। पादप प्रजनन विज्ञान में जनकों के लक्षणों को की पुष्टि है, ये पुष्ट नहीं है, कि पुष्टि करने में बैक क्रॉस की मदद ली जाती है। उनके जनक होते हैं ना, जनकों के लक्षणों की पुष्टि करने में, यानी ये इसी का संतति है या नहीं, उसमें किसकी प्रयोग किया जाता है, बैक क्रॉस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, बैक क्रॉस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक संकर ले लेते हैं और एक लेते हैं जनक। अब इस संकर और जनक के मध्य क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे उसके लक्षणों को जो जनक होता है उसके लक्षणों की पुष्टि की जाती है कि ये इसकी संतति है या नहीं। ठीक है, इसका हम उसमें उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बैक क्रॉस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आ जाते हैं हम, अगला जो हैगा वो क्या हैगा कि प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो लॉ है वो डोमिनेंस, यानी नियम किसका, डोमिनेंस का, यानी प्रभाविता का। ठीक है, तो प्रभाविता का नियम देखेंगे। इसमें आएगा, यदि कारकों के जोड़ों के दो सदस्य समान हों, मतलब कारकों के जोड़े हैं उनके दोनों सदस्य कैसे हों, समान हो तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होता है। जो एक कारक होता है वो मेंडल कहते हैं कि वो दूसरे कारक पर कैसा होता है, प्रभावी होता है। जो पहला कारक है वो दूसरे कारक पर प्रभावी होता है, ये मेंडल ने कहा है। ठीक है, तो तात्पर्य यह है कि कारकों के असमान जोड़ों में एक प्रभावी तथा दूसरा कैसा होता है, वो प्रभावी होता है। एक तो होता है प्रभावी और दूसरा कैसा होता है, अप्रभावी होता है। ये किसने कहा है, मेंडल जी ने कहा है। ठीक है, ये कहा है ग्रेगर जॉन मेंडल ने कि एक तो होता है प्रभावी और दूसरा होता है अप्रभावी। इनकी जो डेफिनेशन है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, अप्रभावी और प्रभावी और अप्रभावी किसे कहते हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी हम चलते हैं यहाँ पर। अब क्या देखते हैं हम, पृथक्करण या विसंयोजन का नियम, या लगा है पृथक्करण के बाद, या ऑब्लिक लगा लीजिए आप यहाँ, क्या आएगा, पृथक्करण या विसंयोजन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का जो नियम होता है वो क्या होता है, विसंयोजन या पृथक्करण के नियम के अनुसार युग्मक निर्माण के समय एलील युग्म के दोनों एलील पृथक या अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि पृथक्करण का मतलब ही वो होता है कि वे एक दूसरे से कैसे हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो पृथक हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, पृथक्करण। यानी विसंयोजन या पृथक्करण के नियम के अनुसार जो युग्मक होता है, युग्मक के निर्माण के समय, युग्मक का निर्माण होता है जब युग्मक बनता है तो उसके समय जो दोनों एलील होते हैं वो दोनों एलील पृथक या फिर अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तथा निषेचन के समय युग्मकों के यादृच्छिक संलयन के कारण उनकी युग्मित
अवस्था जो होती है वो पुनः स्थापित हो जाती है, मतलब वह पुनः युग्मित हो जाते हैं। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि युग्मकों की शुद्धता के जो शुद्धता का नियम होता है वो कौन सा होता है, पृथक्करण का नियम होता है या फिर विसंयोजन का नियम होता है, या दोनों हैं या फिर इसमें से कोई नहीं है। तो इसके दोनों ही एक ही मतलब होता है, दोनों है। ठीक है, ये हो जाता है। क्या हो जाता है इसमें विसंयोजन या पृथक्करण, मतलब क्या होता है कि जो इनके युग्मकों का निर्माण होता है उस समय जो एलील होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और वे पुनः फिर क्या हो जाती हैं, साथ हो जाती हैं और एक किसका युग्मक का निर्माण करती हैं। वो क्या होता है, पृथक्करण या शुद्धता का नियम होता है। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब आता है अपूर्ण प्रभाविता। नाम से ही क्या हो रहा है, पता लग रहा है कि प्रभाविता तो है लेकिन कैसी है, अपूर्ण, आधी। उसमें प्रभावी तो हैं लेकिन कैसे हैं, आधे, अपूर्ण। अपूर्ण बोल रहा है ना, अपूर्ण है, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, वो इनकम्प्लीट है। कैसा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे, अपूर्ण प्रभाविता वह वंशागति है जब एक विषम युग्मनजी, एक कैसा हैगा, विषम युग्मक युग्मनज प्रभावी, विषम युग्मनज है लेकिन कैसा है, प्रभावी। वह अप्रभावी तथा अप्रभावी दोनों समयुग्मनजों के बीच का फिनोटाइप प्रदर्शित करता है। यानी कि वह, इसकी सीधी सी बात यह है कि समयुग्मकी बा जो विषम युग्मकी है उन, या फिर ये कहें हम कि प्रभावी बा अप्रभावी, ये दोनों के बीच का जो रंग होता है उसी को हम बोलते हैं, या इन दोनों के जो बीच का होता है समयुग्मकी और विषमयुग्मकी, ना तो इसमें समयुग्मकी होता है, सॉरी, ना इसमें प्रभावी होता है ना इसमें अप्रभावी होता है, लेकिन इनके बीच का होता है, तब उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे हम अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे, अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता हो गई। अब अपूर्ण प्रभाविता का एग्जाम्पल हैगा स्वान पुष्प या स्नेप ड्रैगन। स्नेप ड्रैगन जो होता है, या स्वान पुष्प या स्नेप ड्रैगन, जो हमने इसको डार्क कर दिया है, स्नेप ड्रैगन अर्थात एंटीराइनम प्रजाति तथा मिराविलस जलापा। इसको याद रखिए आप, किसको, मिराविलस जलापा, इनको याद रख लीजिए। अपूर्ण प्रभाविता को समझने के अच्छे उदाहरण हैं एंटीराइनम प्रजाति। पूरी की पूरी जो एंटीराइनम प्रजाति है वो अपूर्ण प्रभाविता को समझने का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, इस स्नेप ड्रैगन में शुद्ध प्रजननी लाल पुष्प वाले पौधे कैपिटल RR, इसमें क्या होता है, कैपिटल RR होते हैं। वो कैसे होते हैं, शुद्ध होते हैं। वो शुद्ध कैसे होते हैं, लाल पुष्प होते हैं, ठीक है, रेड होते हैं, और शुद्ध प्रजननी होती हैं। सफ़ेद पुष्प कैसे होते हैं, स्मॉल RR, ये कैसे होते हैं, सफ़ेद होते हैं। के बीच कराए संकरण में F1 पीढ़ी में गुलाबी रंग के पुष्प बनते हैं, और जब F1 पौधों के बीच स्वपरागण कराया जाता है तब F2 पीढ़ी में जो संततियों का अनुपात होता है वो 1 होता है लाल, 2 होता है गुलाबी और 1 होता है सफ़ेद। ये क्या होता है, इसका रेशियो बन जाता है। अब हम इसको समझेंगे। सबसे पहले इसमें क्या आ जाता है, यहाँ हम लेते हैं कैपिटल RR, यहाँ लेते हैं हम स्मॉल RR। ये होता है, क्या होता है, ये होता है कैपिटल R। ये कैपिटल जो R होता है, कैपिटल R, एक कैपिटल R लिया, एक स्मॉल R लिया, और एक कैपिटल R लिया, एक स्मॉल R लिया, एक कैपिटल R लिया, एक स्मॉल R लिया। तो ये सारे के सारे जो पौधे थे वो कैसे बने, गुलाबी।
यानी ना तो वो प्रभावी थे और ना वो अप्रभावी थे, लेकिन कैसे थे वे? बीच के थे। कैसे थे? बीच के थे। पहली संतति थी उसमें कैसे थे वो? बीच के थे। हमने बात की वो कैसे थे पहली संतति में, वो पहली संतति में बीच के थे, यानी लाल और सफेद का हमने संकरण कराया था। उसमें जो पहली संतति में F1 संतति में बने वो कैसे थे? बीच वाले थे। कैसे थे? वो थे बीच वाले। बीच वाले थे वो ना तो वो कैसे थे? लाल थे और ना वे सफेद थे, वो थे गुलाबी। तो वो गुलाबी क्यों थे? ये था कारण। उनमें जो संकरण था वो ये था कारण उसका। इसमें एक था प्रभावी, एक था अप्रभावी, इस कारण से वो कैसे रह गए? गुलाबी, यानी वो गुलाबी हुए। ये देखा हमने, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर आर कराया तो F1 जो पीढ़ी थी उसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? उसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर उसमें प्राप्त हुए। उसमें प्राप्त हुए कैपिटल आर और स्मॉल आर। हमारा लोग वो फिर गड़बड़ कर रहा है, आज सिस्टम थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, लाइफ में गड़बड़ी होती है, सॉरी। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या देखना है हमें? ये तो हो गए ये वाले, ठीक है, ये तो हो गए ये वाले, ठीक है। अब हमने क्या देख लिया था इसमें कि ये तो हो गए कैसे? गुलाबी वाले हो गए ये कैसे हो गए थे? गुलाबी हो गए थे। ये तो F1 पीढ़ी में था। अब जब F2 पीढ़ी में संकरण कराया गया या स्वपरागण कराया गया तब उसमें क्या हुआ? जो एक था वो कैसा था? कैपिटल आर आर में थे, और एक था वो कैसा था? स्मॉल आर और कैपिटल आर में था। तो इसमें संकरण कैसे कराया गया वो अभी देखते हैं हम। तो ये था, क्या था? वो ये था, मतलब ये था इसमें कि ये थे पहली जो संतति थी उसके शुद्ध, और ये थे शुद्ध। अब शुद्ध का किसके साथ कराते हैं हम? शुद्ध का कराते हैं हम शंकर के साथ। तो ये था शंकर। अब शंकर का कराया तो इसमें ये देखिए, ये कौन सा आएगा? शुद्ध। जो हमने ये किस कलर में लिया है वो कैसा आएगा? गुलाबी कलर में जो आएगा वो कैसा आएगा? ये आएगा शुद्ध। तो ये शुद्ध आएगा, ये शुद्ध आएगा, ये शुद्ध आएगा, ठीक है। अब इनके लक्षण इसमें जाते हैं क्रॉस में, तो पहले में शुद्ध और इसका भी शुद्ध आता है, इसमें शुद्ध शुद्ध मिलकर क्या बनते हैं? ये शुद्ध प्योर बनता है। और यहाँ क्या बनता है? ये यहाँ बनता है एक अनुपात इसमें जो गुलाबी होती हैं वो दो होते हैं, और जो एक होता है वो होता है, ठीक है, हमने बता दिया डायग्राम। अब इसमें जो आर आर होती हैं वो लाल, आर आर गुलाबी, तथा स्मॉल आर आर, या फिर इसका हम ये डायग्राम भी बना सकते हैं। कौन सा वाला? ये वाला। यहां से लेते हैं हम कौन सा? यहां से लेते हैं हम एक आर लेते हैं, यहाँ एक आर लेते हैं, यहाँ लेते हैं कैपिटल आर, यहाँ लेते हैं स्मॉल आर। इसका आर आता है, इसका आर आता है, क्या बनता है? आर। रुकिए, अभी थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। इसका प्रॉब्लम आप आपको बात बताएं, ठीक है। तो इसमें जो याद रखने की तरीका है, मतलब वो तो ये हैगा कि एक लाल पुष्प बनता है,
दो गुलाबी पुष्प बनते हैं और एक जो है वो कैसा बनता है, सफेद पुष्प बनता है। तो वो फाइनली जो बनता है वो ये बनता है। कैसे बनता है, देखिए इसमें ऐसे बनता है। इसमें क्या हैगा, ये एक कैसा हो गया, लाल पुष्प, एक जो और एक ये कैसे होगा, ये दोनों हो गए गुलाबी पुष्प। ये कैसा हो गया, ये हो गया बिल्कुल सफ़ेद पुष्प। तो ये होता है इसका, ऐसे क्रॉस करते हैं हम। ये यहाँ ये रेड, इसका ये कलर यहाँ लिया, ये क्या हो गई, ये हो गई पहली F1 संतति और एक F1 संतति ये हो गई। अब इनके F1 संतति के भी जब क्रॉस कराया तो एक तो रेड पुष्प प्राप्त हुआ, ठीक है, एक रेड पुष्प प्राप्त हुआ और दो जो प्राप्त हुए वो गुलाबी प्राप्त हुए और एक हुआ सफ़ेद प्राप्त, यानी वाइट पुष्प प्राप्त हुआ। तो इसका क्या होता है, ये बनता है इसका फाइनल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका जो फाइनल डायग्राम बनता है वो ये बनता है। इस प्रकार से युग्मकों का क्या हुआ, वितरण हुआ, ठीक है। ये आएगा इसका फाइनल, ठीक है। हमने जो समझा दिया है आप इस प्रकार से इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये कर सकते हैं आप, इसमें ऐसा डिजाइन कर सकते हैं आप इसे। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं, तो ये आ गया अनुपात हमारा। वहाँ क्या आ गया था, 1 अनुपात, यानी एक लाल बना था, 2 गुलाबी बने थे और एक सफ़ेद बना था। आप वीडियो पुश करके देख सकते हैं, पीछे करके रिवाइज देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब इसमें क्या आएगा, सह प्रभाविता क्या होती है। तो सह प्रभाविता कोडोमिनेंस होती है। सह प्रभाविता ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी विषम युग्मनजी के दोनों एलील अभिव्यक्त होते हैं। अब इसमें क्या होता है, कोई विषम युग्मनजी हो गया मान लीजिए। अब उस विषम युग्मनजी के जो दोनों एलील हैं वो इसमें क्या होती हैं, अभिव्यक्त होती हैं। यानी एक जो कैपिटल वाला यानी कि टोल्ड था, एक जो बड़ा था और एक बोना था, इसमें जो दोनों एलील हैं वो साथ साथ अभिव्यक्त होते हैं, ठीक है। जो बड़ा भी होगा और छोटा भी, इसमें साथ साथ अभिव्यक्त होती है। अतः F1 संतति में दोनों जनकों से समानता दिखती है। इसमें जो F1 संतति होती है उसमें दोनों जनकों की क्या होती है, समानता दिखती है। मनुष्य में ABO रक्त समूह की वंशागति सह प्रभाविता का एक अच्छा उदाहरण है। जो मनुष्य में ABO रक्त समूह होता है वो सह प्रभाविता का एक अच्छा उदाहरण होता है, ABO रक्त समूह, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, हम आगे बता रहे हैं। ये देखिए, क्या मनुष्य में AB और रक्त समूह का निर्धारण जो जीन होता है आई द्वारा किया जाता है। यहाँ आई अक्षर शब्द आइसो हीमोग्लोबिन जो है को प्रथम अक्षर से लिया गया है। मानव में लाल रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड कार्पल्स से सतह से बाहर की ओर निकलने ग्लाइकोलिपिड्स जो होता है के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। ये तो अगली बात हुई, आपको इसको याद नहीं रखना है। अब एक ही जीन में आई 3 प्रकार के हो सकते हैं, IA, IB, I और क्या हो सकता है, एक स्मॉल आई हो सकता है, IA, IV और स्मॉल आई, ठीक है। तो AB और समूहों का जो वंशागति नियंत्रण होता है इन्हीं के द्वारा होता है। अब आ जाए तो जो एलील A होता है वो एंटीजन A के निर्माण में, जो एलील IA होता है वो एंटीजन A का निर्माण करता है, IB होता है एंटीजन B का निर्माण करता है, और जो इसमें स्मॉल आई होता है वो कोई एंटीजन का निर्माण ही नहीं करता है, ठीक है। तो किसी भी मनुष्य में इन तीनों एलीलों में कोई से भी 2 एलील उपस्थित हो सकते हैं। इसमें क्या होते हैं, कोई 2 एलील उपस्थित होते हैं। एंटीजन A की उपस्थिति में मनुष्य का जो रक्त समूह होता है, रक्त समूह AB या A तथा B क्या होता है, A तथा B तथा B प्रकार का हो सकता है। एलील जो होते हैं इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसमें रक्त समूह क्या होते हैं वो अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाता है, जो एलील अगर किसी में जो एलील IA व IB सह प्रभावी, दोनों सह प्रभावी होती हैं, तब उसमें क्या हो जाता है, जो AB रक्त समूह आता है, ठीक है। तो मनुष्य कैसा होता है, AB रक्त समूह आता है उसका। यदि उसमें A हैगा तो उसमें जो एंटीजन वो कौन सा होगा, A होगा, तो उसका B प्रकार का होगा, ठीक है। ये वो अलग बात होती है। अब आता है आप अप्रभावी एलील आई समयुग्म की अवस्था में रक्त समूह क्या, यदि उसमें किसी में अगर आई है, दोनों आई हैं, तो वो कौन सा बनता है, O रक्त समूह बनता है, ठीक है। जो अभी हम आगे बात कर रहे हैं इसके बारे में, चलिए ठीक है, आगे अब बात कर रहे हैं हम इसके बारे में ही, कौन से वो एंटीजन होने पर कौन सा रक्त समूह बनता है उसके बारे में अब बात करते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए, थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ क्या देखा हमने, हमने IA और I स्मॉल आई देखा, तब उसमें रक्त समूह कौन सा बन रहा है, A बनेगा। जीनोटाइप अगर दोनों एलील इसके क्या है, AA हैं,
एक जनक के और एक जनक का कैपिटल मतलब आई ए है और एक स्मॉल ए है, तब उसमें ए समूह बनेगा। यदि इसके बी भी हैं दोनों और इसका एक बी है एक आई है, तब इसका बी बनेगा। यदि ए बी दोनों हैं दोनों जनकों में तो इसका ए बी रक्त समूह बनेगा। और यदि स्मॉल आई आई है तो ओ रक्त समूह बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से यदि ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति ए व बी दोनों एलील की अभिव्यक्ति करते हैं तथा ये दोनों कैसे होते हैं, सहप्रभावी होते हैं। जो ए बी रक्त समूह वाले होते हैं उनमें दोनों ए बी होते हैं, ए बी दोनों एंटीजन इसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए ए इनका है मतलब क्या होता है, मानव के रुधिर में अनुवांशिक आधार पर दर्शाया मतलब 6 प्रकार के जो क्या होते हैं रुधिर होते हैं। ठीक है, अब किसी में क्या हो सकता है, अगर उसमें ए है मतलब पहले जनक से प्राप्त एलील, दूसरे जनक से प्राप्त एलील और संतति का जीनोटाइप, मतलब पहले जनक से कौन सा एलील प्राप्त होगा तो उसकी, और दूसरे से ये मतलब कौन सा एलील प्राप्त होगा उस आधार पर संतति में कौन सा एलील आएगा और उसका कौन सा रुधिर वर्ग होगा, हम वो बताते हैं अब एक एक कर। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले देखते हैं, हम देखते हैं आई ए रक्त जो कौन सा आएगा, पहले जो हैगा एलील उससे पहले जो जनक है उसे ए रक्त समूह आई ए प्राप्त हो रहा है, दूसरे से भी आई ए हो रहा है तो ए हो जाते हैं, तो ए रुधिर वर्ग बनता है। अब इस पहले से ए होता है और आई ए होता है और दूसरे से आई वी होता है, तो यहाँ पर जो संतति में है वो ए और बी हो जाती हैं, यानी ए बी रुधिर वर्ग बनता है। अब पहले में क्या होती हैं, पहले से अब हमें आई ए प्राप्त होता है, दूसरे से स्मॉल आई प्राप्त होता है, यानी कि इसमें ए तो ए हैगा और एक आई हैगा, ये प्राप्त होता है। तो संतति का ये जीनोटाइप क्या होता है, आई ए होता है और स्मॉल आई होता है, तो इसका ए रुधिर वर्ग हो जाता है। अब दूसरे में आई जो बी हैगा और इसमें स्मॉल आई हैगा, नहीं है, अच्छा आई ए हैगा, तब इसमें ए और बी हो जाता है, तो उसका ए भी रुधिर वर्ग हो जाता है। अब पहले में क्या आएगा, आई बी प्राप्त हो रहा है और दूसरे में भी आई वी प्राप्त हो रहा है, तब उसका बी रुधिर वर्ग हो जाता है। और यदि आई वी प्राप्त हो रहा है पहले से और दूसरे से आई प्राप्त हो रहा है स्मॉल वाली, तो आई ए, तो इसका भी कौन सा हो जाता है, बी रुधिर वर्ग हो जाता है। तो इसमें भी आई जीरो प्राप्त हो रहा है, इसमें भी आई जीरो प्राप्त हो रहा है, तब उसका जो रुधिर वर्ग होता है वो ओ हो जाता है। ठीक है, एक से जो 3 जीनोटाइप से कितने बनते हैं, 6 प्रकार के बनते हैं, वो ये हैं, आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें कुछ परिभाषा दी है, अनुवांशिकी संबंधित कुछ सामान्य शब्द क्या होते हैं, सबसे पहले देखेंगे हम एलील। एलील क्या होता है, किसी एक जीन के वैकल्पिक रूपों से एक जो विपर्यासी विशेषकों का निर्धारण करता है, जो विपर्यासी विशेषक निर्धारण करता है वो क्या होता है, एलील होता है। ठीक है, एलील होता है। अब हम देखते हैं किसका, कारक का, तो मेंडल द्वारा सुझाई वंशागति स्वतंत्र विच्छिन्न इकाई आज के समय के जीन कहलाते हैं। अब आता है जीन क्या होते, कारक है ना, जो कारक थे वही जीन है। तो जीन क्या है, किसी लक्षण के निर्धारण के लिए वंशागति मौलिक इकाई जो होती है वो जीन कहलाती है। ये छोटी छोटी परिभाषाएं आ जाती हैं एक वाक्य में। तो यहाँ का समयुग्मजी क्या आएगा, असमान समयुग्म की असमान एलील वाला द्विगुणित अवस्था शुद्ध प्रजननीय है। ठीक है, वो विषम युग्म क्या होता है, समान एलील वाली द्विगुणित अवस्था संकर वाली होती है विषम युग्मजी में। ठीक, ये बात है। अब आ जाता है किस पर, जीनोटाइप पर। क्या होता है, जीनोटाइप में किसी जीव का अनुवांशिक संगठन जो होता है उसी को विशेष रूप से उसका उन एलील के संदर्भ में के विचारक होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, उसका अनुवांशिक संगठन होता है जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, किसी जीव के प्रेक्षणीय यानी लक्षण, उसके लक्षण क्या होते हैं, वो होते हैं फिनोटाइप, हमने बता दिया था पहले। अब आते हैं प्रभावी क्या होती हैं, डोमिनेंट। देखो किसी जीन का वह एलील जो वैकल्पिक एलील की उपस्थिति में भी फिनोटाइप अभिव्यक्त को मतलब फिनोटाइप जो अभिव्यक्ति होती है उसको प्रभावित करे, उसको मतलब प्रभावित करे किसको, फिनोटाइप को, तो वो कैसा होता है, प्रभावी होता है। जिसके कारण से फिनोटाइप आए वो कैसा होता है, प्रभावी होता है। जो फिनोटाइप पर सीधा इफेक्ट डालता है वो प्रभावी होता है। ठीक है, ये बात हो गई। जो फिनोटाइप पर सीधा इफेक्ट डालेगा वो कैसा होगा, प्रभावी। जो फिनोटाइप पर इफेक्ट नहीं डालता सीधा वो कैसा होता है, अप्रभावी होता है। देख लीजिए, देखो जो होता है रिसेसिव क्या होता है, अप्रभावी होता है। यानी यह वह एलील जो फिनोटाइप की अभिव्यक्ति से दूसरे समान एलीलों की उपस्थिति में ही प्रभावित करता है तथा जो प्रभावी एलील की उपस्थिति में भी छिपा रहता है, जो प्रभावी की उपस्थिति में छिपा रहता है वो कैसा होता है, रिसेसिव होता है। तो F1 पीढ़ी संयुग्म की जनकों की क्रॉस से बनी पीढ़ी, मतलब पहली पीढ़ी जो बनती है क्रॉस से वो क्या होती है, F1 पीढ़ी। और F2 पीढ़ी क्या होती है, F1 जीनों के क्रॉस से बनी पीढ़ी। मतलब F2 जो पीढ़ी वो होती है जो F1 के जो क्रॉस कराते हैं, मतलब F1 की जो 2 संततियां बनती हैं उनके भी जो क्रॉस कराते हैं उससे क्या बनता है, हमें F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। अब आता है एकल संकरण क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस वह संकर जिसमें किसी एक जीन के 2 विपर्यासी विकल्प रूपों की ही
वंशागति का अध्ययन करते हैं, एक जीन की वंशागति का अध्ययन करते हैं, वो एक संकर क्रॉस होता है। एकल संकरण अनुपात क्या होता है? एकल संकरण में F2 पीढ़ी का फिनोटाइपिक अनुपात जो होता है, वो अनुपात याद रखिए अपन, कितना होता है? 3:1 होता है। 3 कितना होता है? 1 होता है। यानी एकल संकरण में, एकल संकरण की जो F2 पीढ़ी का जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है, वो कितना होता है? 3:1 होता है। अब आ जाता है जीनोटाइपिक रेशियो कितना होता है भाई? F2 पीढ़ी का वो होता है 1:2:1। ये कितना होता है? ये होता है अपना कौन सा? जीनोटाइपिक रेशियो। अब आ जाता है परीक्षण संकरण क्या होता है? टेस्ट क्रॉस क्या होता है? वह क्रॉस जिसमें किसी प्रभावी लक्षण वाले जीन का जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए उसे अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है। मतलब उसके प्रभावी वाले को ज्ञात करने के लिए अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम? परीक्षा मतलब अज्ञात होता है, वो हमने बता दिया था। अज्ञात जो अज्ञात लक्षण वाले जो जीनोटाइप वाले होते हैं, उनको जो अप्रभावी फिनोटाइप वाले के साथ क्या कराते हैं? क्रॉस करा देते हैं, तो उसे क्या बनता है? टेस्ट क्रॉस प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गया आज का हमारा सेशन। आज का हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट हुआ है अभी इस वक्त। तो अब हम देखेंगे कुछ चैट्स। बार बार आप यही बोल रहे हैं ऋतिक, आप ये बोल रहे हैं कि 11th का क्यों नहीं लेते। तो आप वेद 11th के हमको परफेक्ट व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, इस कारण से हम नहीं ले रहे हैं। सीधी बात ये है, आप अधिक से अधिक शेयर करें उनको, तो हम उनको लेंगे। आप इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करें, तभी हम आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए क्या होता है? लक्ष्य मिलता है आगे करने का आपके लिए। आप जैसा हमारे साथ हमारी व्यूज़ देते हैं, उस आधार पर हम आपको काम करते हैं। ठीक है, आपके लिए आ रहे हैं हम। ठीक है, तो आइए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज का जो हमारा सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। हाँ, हमारे PDF जो नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे उपलब्ध हैं, आप वहाँ जाइए। ठीक है, हो गया है। तो चलिए आज के हम जो है लेक्चर समाप्त करते हैं यहीं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, और जो लाइक है वो लाइक बटन को प्रेस कर दें। ठीक है, धन्यवाद।